वैसे तो मैं अपने चैनल पे आने वाले सारे ही कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन या कुछ इस तरीके की चीज़ होती है जिसमें मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, ये भी कह सकते हो कि भाई छोटा सा चैनल है, ज़्यादा कमेंट आते ही नहीं है तो आप दे ही पाओगे जवाब। ये भी एक सच है। बट एनीवे, पर आजकल थोड़ा सा स्केड्यूल मैंने खुद ही मैसअप किया हुआ है, उसकी वजह से कमेंट्स का जवाब तो क्या, वीडियोस में भी किसी किसी दिन मिस हो जा रहा है। बट एनीवे, आज जब मैंने अकाउंट खोला और मैंने देखा कि कमेंट्स आए हुए थे, तो उसमें से एक कमेंट मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और पहले तो मुझे लगा कि मैं उसका जवाब देता हूँ कमेंट में ही, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा क्रिटिसिज्म। ये नहीं कहूँगा कि बुरा क्रिटिसिज्म था, आज उन्होंने अपने एंड से कुछ बातें कही जो कि मुझे लगा कि लाइक कुछ बातें होती हैं कि जिनके पास आपके जिन बातों के ऊपर आपके लिए जिन बातों के ऊपर आपके पास कहने को काफ़ी कुछ होता है, ऐसी बात लगी। और फॉर सम रीज़न मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक्चुअली इस टॉपिक पे वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करने की का एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो कमेंट हम पढ़ेंगे और उसको उस पर बात करेंगे। तो ये कमेंट है, नाम उनका बस मैटर लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो, देवनागरी में लिखा है उन्होंने स्क्रिप्ट में, तो अच्छी बात है, मुझे पसंद भी है। कमेंट ऐसे है: इंडिया वाले काम करके पैसे कमाने जाते हैं। ओके, ये कमेंट आया था, वाई देर इज़ सो मच ऑनलाइन रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर ये कमेंट आया था। तो उसमें जो मैंने बातें की होंगी उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इंडिया वाले काम करके पैसे कमाने जाते हैं, वो भी उनके वहाँ जिन्होंने सैकड़ों सालों से पूरी पृथ्वी के लोगों को मारकर, उनकी संपत्ति लूटकर, उनके देशों पर कब्जा करके उन देशों को अपना बना लिया है। ओके, बेसिकली यहाँ ये शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियंस जो है वो जॉब करने के लिए जाते हैं दूसरे देशों में, और स्पेसिफिकली ये इशारा कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। आगे ये बताते हैं कि बताओ क्या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश जिन लोगों के थे उनका तो सफाया कर दिया यूरोप वालों ने, और हमें भी लूट कर कंगाल बना दिया। अब वो सबको लूट कर अमीर हो गए तो उनके यहाँ नौकरी करने भी ना जाएं, भले ही इलीगल हो, लेकिन वो कौन सा दूध के धुले हैं। आज भी हर देश की अनस्टेबिलिटी के पीछे मेजर हाथ पश्चिम का है, और सबसे बड़ा अमेरिका। तो ये था पूरा टोटल कमेंट। इस कमेंट में कुछ बहुत बेसिक लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को देखता हूँ उस हिसाब से पूरा एक एक पॉइंट ब्रेक करके समझते हैं। और अगेन, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की भी, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को एलेबोरेट करने का एफर्ट कर रहा हूँ। आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ या एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ जिससे शायद आपने नहीं सोचा होगा, अगर आप इस तरीके से ही सोचते हैं तो इंडिया वाले काम करके पैसा कमाने जाते हैं। तो क्या अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस उद्देश्य से किसी भी देश में जा रहा हो कि अगर उसे काम करना है तो उसे जाने देना चाहिए, ये कितना वैलिड है? ओके, मॉडर्न डे जो वर्ल्ड है वो नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट पे चलता है। सारी दुनिया में लोग और कम्युनिटीज़ देशों में बटी हुई हैं। अब आपका उसमें विश्वास ना हो, वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन नेशन स्टेट्स का सिस्टम है पूरी दुनिया में और हर कोई इससे एग्री करता है इन टर्म्स ऑफ लाइक जो भी राज्य चला रहे हैं। कोई आम इंसान में कोई नई गांधीवादी टाइप के जो लोग होते हैं, जैसे गांधी जी का जो सोचने का तरीका था वो नेशन स्टेट को पूरी तरीके से पसंद नहीं करता था। एनार्किज्म का भी एक आइडियोलॉजी होती है, बट वो है नहीं। लेट्स कम टू द प्रेजेंट, और जो चल रहा है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो उस नेशन स्टेट के हिसाब से
अगर आप किसी कंट्री का बॉर्डर इलीगली क्रॉस करते हो, आप ऑथराइज नहीं हो उस कंट्री से क्रॉस करने की, और आप क्रॉस करते हो, चाहे आप जो करने भी जा रहे हो उस कंट्री में, काम करने जा रहे हो, पैसे कमाने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, वो एक क्राइम है। इंडिया में भी कोई आता है तो वो क्राइम है, और इंडिया से और दुनिया के किसी भी देश में जाता है तो वो क्राइम है, जब तक वो उस कंट्रीज के लॉज के साथ ठीक नहीं बैठता, फॉलो नहीं करता। इसका एक सेकेंड, इसका मैं आपको इंडिया के सेंस में एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया में बांग्लादेश से इसी तरीके से बहुत सारे इलीगल लोग आ जाते हैं, और वो भी यहाँ काम ही करने आते हैं, बेसिकली उनको पैसे ही कमाने होते हैं। हमको क्या पसंद है, किसी भी इंडिया से जाके पूछोगे कि इंडिया में जो इलीगली बांग्लादेशी रहते हैं, क्या आप उनको अप्रूव करते हो इस चीज़ को, तो हर कोई यही बोलेगा नहीं। तो ये एक समझने वाली बात है कि जस्ट बिकॉज आप किसी कंट्री में काम करने जा रहे हो, तो ये आपके जाने के रीज़न को वैलिडेट नहीं कर देता, क्योंकि आप अगर उस कंट्री का लॉ तोड़ रहे हो तो हो आप बेसिकली उस कंट्री में क्रिमिनल ही। ये पहली तो समझने की बात है। अब इन्होंने इसका जस्टिफिकेशन ये दिया है, वो भी उनके वहाँ जिन्होंने सैकड़ों सालों से पूरी पृथ्वी के लोगों को मारकर, उनकी संपत्ति लूटकर, उनके देशों पर कब्जा करके उनको अपना बना लिया है। ओके, वेस्ट की बात हो रही है, और वेस्ट का जो कॉलोनियलिज्म चला था, जो कि स्टार्ट हुआ था, आप कह सकते हो स्पेनिश कॉलोनियलिज्म से, जो कि 15th सेंचुरी के एंड का जो फोर्थ क्वार्टर है उससे शुरू हो गया था, 1475 जब कोलंबस वगैरह ने सेल करना शुरू किया था न्यू वर्ल्ड में, ठीक है, उस चीज़ की बात हो रही है। तो आई डोंट नो कि लोगों के पास क्या अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया में उससे पहले कौन सा दूध की नदियाँ बह रही थी, हर कोई बाग में टहल रहा था। मुझे नहीं पता लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की, बट मैं आपको छोटी सी स्टार्टिंग से रियलिटी बता देता हूँ। जब पहली बार स्पेनिश गए थे, उन्होंने न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया था, स्पेनिश फ्लीट स्पेनिश था, बट जो लीडर था क्रिस्टोफर कोलंबस वो इटालियन था। तो वो हिस्पैनियोला नाम के एक आइलैंड में लैंड हुए, जिसको उसने इंडिया समझ लिया क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो कि आज के टाइम पे मॉडर्न डे का जो वो आइलैंड है उसका वेस्टर्न पार्ट आई थिंक हेटी कंट्री है, और ईस्टर्न पार्ट डोमिनिकन रिपब्लिक नाम की एक कंट्री है। तो उसके बाद कुछ और स्पेनिश भी आए, वो फिर मेन लैंड पे लैंड हो गए, नॉर्थ अमेरिका की जो बिल्कुल आज के टाइम पे मैक्सिको का जो एरिया है वहाँ पे उन्हें मिला एज़टेक एम्पायर, जिस सबसे पहले कॉर्टेज नाम का एक कॉन्क्विस्टाडोर कह लो या एक्सप्लोरर कह लो, जो भी आपको पसंद है वर्ड, वो आया एज़टेक एम्पायर में। आपको पता है एज़टेक एम्पायर में क्या हो रहा था? वो लोग अपने दुश्मनों से, दुश्मन भी नहीं, पड़ोसियों से दुश्मनी लेते थे, उनको मारते थे लड़ाई में, और जो उनको कैप्टिव्स मिलते थे उनको आके वो कैनिबलाइज कर देते थे। ये था, और वो सिर्फ इसलिए लड़ाई करते थे, इसलिए युद्ध छेड़ते थे अपने दुश्मनों के साथ या पड़ोसियों के साथ, ताकि उनको कैनिबलिज्म करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और ये उनके जो भी वहाँ के रीजनल रिलीजन्स थे उनका एक पार्ट था। उनको लगता था कि गॉड इससे खुश होगा जिसको भी वो गॉड मानते थे। एज़टेक एम्पायर का कैपिटल था टेनोच्टिटलान नाम की एक सिटी थी, जहाँ पे आज मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको में। वहाँ पे ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं जो कि मैक्सिकन पिरामिड वगैरह होते हैं, जहाँ वो ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे, वो उसी काम के लिए ऑल्टर के तौर पे बनाए गए थे। अजीब इसी तरीके के उनके गॉड्स के नाम थे, सन गॉड और अलग अलग गॉड जिसके लिए वो करते थे ह्यूमन सेक्रीफाइस। और वो आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने ये प्रैक्टिस की होगी, इनिशियली स्टार्ट भगवान के लिए उनके खुद के, बाद में धीरे धीरे वो लाइक करने लग गए ह्यूमंस को किल करना और उनके मीट को कंज्यूम करना बेसिकली। तो ये हो रहा था स्पेनिश लोगों के लैंड होने से पहले उस जगह पे। अब स्पेनिश ने उनको आके मारा या वो पहले से एक दूसरे को मार के खा ले रहे थे, मुझे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस वर्ल्ड में रहना पसंद करोगे, जहाँ आप पे हमला करके युद्ध होता है और आपको खा लिया जाता है दुश्मन के द्वारा, या चलो युद्ध वहाँ भी चल ही रहा है और लड़ाई हो रही है बट एटलीस्ट कैनिबलिज्म परफॉर्म नहीं हो रहा, मैं तो भाई सेकंड ऑप्शन पर प्रेफर करूँगा इसमें से। तो ये था उस जगह, ये थी उस जगह की स्टोरी जहाँ स्पेनिश लोग लैंड हो गए शुरू में।
उसके बाद दूसरी चीज़ ये लोगों को गलतफहमी है कि रेड इंडियंस को जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स थे या जो डिस्कवरर्स थे उन्होंने मार दिया। उन्होंने उनको नहीं मारा। उन लड़ाई में 10% लोग भी नहीं मरे होंगे, शायद 5% लोग भी लड़ाई में नहीं मरे होंगे यूरोपियंस के साथ। और जितने उनके मरे होंगे यूरोपियंस के उससे कुछ आधे नंबर में तो मरे ही होंगे कम से कम। ज़्यादातर लोग मरे बीमारियों से, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड था वहाँ पे इतनी इम्यूनिटी नहीं थी जो यूरोप या बाकी की जो दुनिया है उसके अंदर जो बीमारियाँ पैदा हो गई थी लोगों के बीच में आपस में, और उसमें रहते हुए लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी पैदा हुई थी उन बीमारियों के लिए, वो नहीं थी इसमें, इसलिए वो मरे हैं। तो उससे पहले जब ये हो रहा है आपको उस वक्त की रियलिटी को, उस वक्त के एक्शंस को उस वक्त की रियलिटी के हिसाब से जज करना पड़ेगा। उस वक्त हर कोई एक दूसरे पे हमला ही कर रहा था, और जो हमला नहीं कर रहा था उस पे हमला हो रहा था, कब्ज़ा हो रहा था। दो टाइप के लोग होते थे, एक कब्ज़ा करने वाले और एक ना कब्ज़ा होने वाले बेसिकली, और इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं था। तो यूरोप उससे पहले ये स्पेनिश लोगों ने शुरू किया ना, न्यू वर्ल्ड को ढूंढा उन्होंने, और लोग वहाँ पहले से भी रहते थे लेकिन उस पर कब्ज़ा करना। उससे पहले 600 साल तक अरब्स ने स्पेनिश के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। उसको करो जस्टिफाई, अब जाकर लड़ो अरब से कि भाई तुमने क्यों कब्ज़ा किया हुआ था स्पेन का जो पूरा है, स्पेन और पोर्चुगल जिस लैंड के ऊपर है जिसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, उस पूरे के ऊपर अरब्स की कैलिफेट थी लगभग 600 साल तक। जब स्पेनिश एम्पायर जब बिल्ड होना शुरू हुआ उससे जस्ट पहले, लाइक 25-30 साल के अंतर में स्पेनिश एम्पायर इतना बड़ा हो गया एनीवे कि वो अपना एम्पायर बिल्ड कर सके। तो उस वक्त की दुनिया की चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम की चीज़ों को जज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते। बताओ क्या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश जिन लोगों के थे उनका सफाया कर दिया यूरोप वालों ने। सफाया उनका यूरोप वालों ने नहीं किया। एक एक करके समझते हैं। कनाडा में पहली बात तो जितनी पॉपुलेशन आप सोच रहे हो उतनी पॉपुलेशन नहीं थी। नॉर्दर्न एरियाज़ जो थे इन कॉन्टिनेंट्स के वो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड थे। मेनली पॉपुलेटेड जो इक्वेटर के पास का एरिया था, सदर्न मैक्सिको वगैरह, ये पॉपुलेटेड एरिया था जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस की पॉपुलेशन रहती थी। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ कि उन लोगों ने उन कंट्रीज़ को आके सीधे ही कब्ज़ा कर लिया। बहुत सारी ट्राइब्स थी, लड़ाइयाँ होती थी, उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए। आज के टाइम पे अगर कोई कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए जाना चाहता है तो जिस हालत में वो कंट्री है उस हालत में उन कंट्रीज़ को लेके आने वाले भी यूरोपियंस ही हैं। उससे पहले वो वाइल्ड लैंड था बस, और उनको डिस्कवर भी फॉर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपियंस ने ही किया है। उन कंट्रीज़ को सेटल यूरोपियंस ने किया है। तो आप इसमें कह सकते हो कि हाँ उन्होंने नेटिव्स को कर दिया, बट इस तरीके से तो हर जगह यूरोप की पॉपुलेशन को सेंट्रल एशिया सदर्न रशिया से आने वाले लोगों ने लगभग 5000 साल पहले पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दिया स्लॉटर करके। उससे पहले जो थे उसको मिडल ईस्ट वालों ने आके स्लॉटर कर दिया। तो ये पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट तो ये तो चलता ही आ रहा है हिस्ट्री में, ये कोई नई चीज़ नहीं की उन्होंने। हम आज की दुनिया के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें बहुत क्रूअल लग रहा है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पूरे सेंट्रल एशिया में ये होता ही चला आया है। जो आज के टाइम का वेस्टर्न चाइना है वो सारा वाइट लोगों की पॉपुलेशन से पॉपुलेटेड जगह थी। ईस्ट और अपर जो साइबेरिया का एरिया है वहाँ से आने वाले टर्की के ओरिजिन के लोगों ने सबको साफ कर दिया, पूरा लैंड पूरा ही रिप्लेस कर दिया। आज के टाइम का जो टर्की है वो ट्रॉय होता था। ग्रीक जो हम बुक्स पढ़ते हैं उनमें जो ट्रॉय नाम होता है वो था। इधर से आपके सेंट्रल एशियन टर्की के लोग आए, उन्होंने उसको पूरी सिविलाइजेशन ही चेंज कर दी। लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी, सिविलाइजेशन ही पूरी लैंड को रिप्लेस कर दिया लोगों को। तो ये हिस्ट्री की कंटिन्यूटी, ऑटोमन एम्पायर जो बना उसके अंदर, तो ये चीज़ हिस्ट्री में कंटिन्यूटी इस चीज़ की रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं की थी उन्होंने।
उन्होंने इतने बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे इसलिए वो कर पाए क्योंकि उन्होंने नई साइंस की डेवलपमेंट को खोजा था। एनीवे तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी ये करता, पता नहीं उस वक्त अगर आप और मैं होते तो हम भी यही करने की सोच रहे होते। बट एनीवे आगे चलते हैं। सफाई कर दिया यूरोप वालों ने और हमें भी लूट कर कंगाल बना दिया। यार आप अपने घर पे हो, आपको आके कोई लूटेगा तो आप क्या करोगे? आप रोकोगे उसे, राइट? आप क्या, आज तो बिलियन है, हमारी पॉपुलेशन पूरे के पूरे यूरोप से लगभग दुगने से भी ज़्यादा है। यूरोप के एक छोटे से आइलैंड से लोग यहाँ पे आ गए और उन्होंने इस पूरे लैंड मास पे कब्जा कर लिया, और हम इतने बेवकूफ़ और इनकॉम्पिटेंट थे कि हमने उन्हें करने दिया। देखो, मैं कई बार ये बात पहले भी शेयर कर चुका हूँ। मैं छोटा था, मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि यार उन्होंने कैसे कर लिया ये। मैं इस चीज़ की टेक्निकलिटी को समझ ही नहीं पाता था। पर इसके लिए एक बच्चे के लिए समझना ये मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि बच्चे का हार्ट होता है जनरली प्योर जनरली। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हो। डार्क थॉट जो होते हैं, जेलसी, एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे की, इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हो, एक दूसरे को धोखा, ये जो हमारे डार्क ट्रेड्स हैं एज ए ह्यूमन, जब ये आपके समझ में आने लग जाते हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं अमंग पीपल, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार बड़ा आसान है किसी ग्रुप को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ा के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेना। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से, आपने उन्हें स्टडी किया है, लोगों को आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी से उनकी कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई किया और यूज़ किया है। और जो लोग जितने लो लेवल का जिनका मोरल होगा ना, वो इतनी ईजिली ही कब्जा किए, इस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ मोरल लेवल पे हम लोग आज भी कंगाल हैं वेस्ट के मुकाबले। पैसे की बात नहीं है, ये जो आपको फ़र्क दिखता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और हमारी कंट्रीज़ में, ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये मोरालिटी की दिक्कत है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ईमानदारी से प्रोफेशनली अपना काम करना। पुलिस की तनख्वाह इंडिया में कोई बहुत कम नहीं है रिलेटिवली यूरोप के मुकाबले, लेकिन फिर भी इंडिया में, या इंडिया जैसे और जितने हमारे आसपास के देश हैं, या और जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पे पुलिस का किस लेवल का करप्शन है, ये माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड कंप्लीट नहीं कर सकता, इनकम्पास नहीं कर सकता जिस लेवल का करप्शन है। हाँ, मतलब हमारे जैसे देशों में। तो हमारे यहाँ दिक्कत मोरालिटी की है। ये मोरालिटी तब भी प्रेजेंट नहीं थी, तब भी एक राजा दूसरे राजा से लड़ने के लिए, हेल्प लेने के लिए तैयार था यूरोपियंस की, और यही हुआ। उन्होंने एक राजा को हेल्प की अपने आर्म्स के थ्रू, क्योंकि उनके पास डेवलप्ड आर्म्स थे, नए साइंटिफिकली इन्वेंटेड बेहतर इक्विपमेंट थे जो उन्होंने दिए एक राजा को दूसरे राजा को हराने के लिए। और जब आप किंग मेकर होते हो और आपने किंग को सपोर्ट किया होता है दूसरे किंग को हराने के लिए, तो उस बाउंटी में से जो मिलेगी आपको उस किंग को जीतने के बाद, आपका जो प्यादा है वो आपको उस बाउंटी का एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा देगा, और फिर आप किसी और के साथ मिलके इसको हराओगे और किसी और के साथ मिलके उसको। समझ रहे हैं आप किस तरीके से ये हुआ होगा? और उनको भी सैकड़ों साल लग गई है पूरा करने में, ये कोई जल्दी से नहीं हो गया, बहुत लंबा प्रोसेस था। बट हमारे यहाँ उनको विलिंग लोग मिलते चले गए। हमारी गलती है, उन्होंने हमें कंगाल बना दिया, उनकी गलती नहीं है। हर कोई एक दूसरे को कंगाल बनाने के लिए ही घूम रहा था। हमारे यहाँ आज लोग अमेरिका और वैसी कंट्रीज़ में स्कैम नहीं करते, कॉल करके करते हैं ना, और वो उनको लूट रहे होते हैं जो वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं, जिनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, जिनको इतना कुछ आइडिया नहीं है लाइफ, मतलब टेक्निकली लाइफ के बारे में, कि कैसे अपने ऑनलाइन सेफ्टी वगैरह रखी जाए या किसी से पासवर्ड ना शेयर किया जाए। इस तरीके के वल्नरेबल लोगों को पे प्रे नहीं करते हमारे लोग। वो इंडिया का ही है ना जो स्कैम कॉल सेंटर चलते हैं, पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है, बदनामी होती है। यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं, जाके देख लीजिए, मिलियंस और मिलियंस लोग उनको देखते हैं।
और उन लोगों के कभी आप वीडियोस देखो, उनकी आप बातें सुनो, जो इंडिया के जो स्कैमर, बेसिकली तो वो क्रिमिनल है, क्योंकि उनकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान गई है। उनकी आप बातें सुनो, कोई शर्म नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, एक तरीके का साइकोपैथिक बिहेवियर उन लोगों के अगेंस्ट। लोग कह रहे हैं भाई मेरी इलाज के पैसे हैं, मेरे बेटे की यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, हंस रहे होते हैं यहाँ से, उनको गालियाँ दे रहे होते हैं, उन पर गुस्सा कर रहे होते हैं। हमारे साथ अगर ये हो रहा होता ना भाई, हमने जो गालियाँ देनी थी माँ बहन की। एनीवे, मैंने सोचा नहीं था इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत है इस टॉपिक पे। आई डोंट नो, शायद हमारे लोग समझते नहीं है, और शायद जिन अभी भी जो कन्विंस नहीं होंगे वो भी शायद बुरा भला बोलेंगे ये सुन के, बट मुझे जैसा सच दिख रहा है मैं बिल्कुल वैसा बता रहा हूँ। अच्छा, अगली लाइन है, अब वो सबको लूट कर अमीर हो गए तो उनके यहाँ नौकरी करने भी ना जाए। ना जाए। जो आपको नौकरी पे नहीं रखना चाहता उसके पास ज़बरदस्ती जाओगे नौकरी करने, क्राइम करके नौकरी। जैसे ही आपने इलीगली किसी कंट्री को एंटर किया भैया, आपने क्राइम कर दिया उस कंट्री में। मैं आपको पता नहीं प्रोसेस पता है कि नहीं पता, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। यूएसए में जब कोई व्यक्ति इलीगली बॉर्डर क्रॉस करता है ना, तो सबसे पहले उसे डिटेन किया जाता है। डिटेन करने का मतलब बेसिकली अरेस्ट करना होता है, हथकड़ी लगाई जाती है हाथों पे, तस्वीर ली जाती है, रिकॉर्ड बनाया जाता है बंदे का, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और उस बंदे की फिर एक हियरिंग होती है। उस हियरिंग में उसे एक बॉन्ड भरना होता है फॉर सर्टेन अमाउंट। बॉन्ड की हिंदी में वर्ड है, हिंदी तो नहीं, खैर उर्दू चलती है इंडिया में इस चीज़ों में। ज़मानत, ज़मानत भरी जाती है, जो भी अमाउंट है, 10-20 हज़ार डॉलर। और तब उस ज़मानत पे उसे छोड़ा जाता है कि अगर ये भाग जाएगा तो ये इसका जो बॉन्ड है ये जब्त हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। तो क्रिमिनल के तौर पे आप एंटर करते हो इन कंट्रीज़ में जब आप इलीगली क्रॉस करते हो। और अगर आपको ये ठीक लग रहा है क्योंकि आपको वहाँ नौकरी, और आपको क्या लगता है कि जब आप ऐसे किसी कंट्री में एंटर करोगे तो आपको वहाँ सीईओ की जॉब मिलेगी, गाड़ियाँ धोने की, पेट्रोल पंप पे कुछ तेल भरने की, या स्टोर में कैशियर की, इस टाइप की जॉब्स मिलती हैं। बहुत ही मीनियल, फार्म वर्कर, इस तरीके की मीनियल जॉब्स होती हैं। और उन मीनियल जॉब में फिर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है, अब्यूज़ होता है। कई बार पैसे नहीं देते लोग जो काम करवा के भगा देते हैं। एनीवे, कभी उस पर भी थोड़ी डॉक्यूमेंट्री देखना। और तो अगेन, नहीं जाए नौकरी करने, क्योंकि वो नहीं चाहते आपको। आप अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की आशाएं सबको बर्बाद कर रहे हैं। ये एटलीस्ट मेरा ओपिनियन है। ऑफ कोर्स अगर आपको जाना है तो बिल्कुल जाओ, बट मैं, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, भले ही इलीगल हो लेकिन वो कौन सा दूध के धुले हैं आज भी देश की अनस्टेबल। ओके, भले ही इलीगल हो भाई, इलीगल अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार फिर सोचिए, आप करना चाहेंगे इलीगल काम? आप क्राइम करना चाहेंगे? दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। मुझे एक देश बता दो दुनिया में जो दूध का धुला हुआ हो, एक संस्कृति बता दो जो दूध की धुली हुई हो। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। पहली बात तो आपने सारे के सारे वेस्ट को एक ही साथ कंबाइंड कर दिया। बाद में आपने अमेरिका को अनस्टेबिलिटी के पीछे, पहली बात तो एक एक करके, अमेरिका ने कभी भी कॉलोनियलिज्म नहीं किया उस तरीके से जैसे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म था। पहली बात ये समझना होगा, अमेरिका एक डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का जो यूरोप था वो एक डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता था। एक मर्केंटाइलिज्म की जो सिस्टम था ना, वो उस टाइम पे वो सिस्टम था जैसे जिसके अंडर यूरोप ऑपरेट करता था। और यूरोप की भी सारी कंट्रीज ने एम्पायर नहीं बनाया या कॉलोनियलिज्म नहीं किया। फ्रांस, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स, यूके, इटली का थोड़ा बहुत, ये 4-5 कंट्री हैं बस, आपकी हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हो। बेल्जियम का चलो कॉन्गो में था, कहने को एक। तो इस तरीके के 5-6-7 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये काम किया था टोटल ओवरऑल। सॉरी, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, यूके,
वेस्टर्न यूरोप कह लो। एनीवे जर्मनी का कोई इस तरीके का एम्पायर नहीं था, उन्होंने वर्ल्ड वॉर कर दी, उन्होंने बड़े कांड कर दिए बाद में, वो बात अलग है, उन्होंने इनको ही बेल दिया। तो ये लोग भी बेले हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने सिर्फ सारे बुरे काम नहीं किए। और दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। आप मुझे देश का नाम बता दो, मैं उसकी आपको क्राइम की लिस्ट दे दूंगा कि इन्होंने ये कांड किए हुए हैं। आपको रशिया शायद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर शायद आप अपने आप को बहुत इंडियन नेशनल या इस तरीके से सोचते हो, शायद आपको रशिया बहुत अच्छा लगता हो। रशिया ने जितनी ह्यूमन एट्रोसिटीज़ की हैं अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, कहने की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के होने के पीछे रशिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है भाई। पूरी दुनिया में जो उन्होंने कम्युनिज्म को बढ़ाने के लिए कांड किए हैं, चिले से लेके क्यूबा से लेके अफ्रीका से लेके हर कंट्री में आपको स्टोरीज मिल जाएंगी, इंडिया में भी मिल जाएंगी। इंडिया में भी उन्होंने बहुत मचाया है कांड। वो एक है केजीबी का एक्स एजेंट है, उसकी बुरी बुरी स्पीच पड़ी हुई है 1 घंटे की ऑनलाइन। वो पसंद नहीं है, जापान आपको पसंद है, जापान का नानकिंग का देख लो मैसेकर क्या किया हुआ उन्होंने चाइना में। चाइना आपको पसंद नहीं है, चाइना ने देख लो अपने ही लोगों के साथ क्या किया हुआ है, और आज देख लो चाइना कैसे बिहेव कर रहा है। आप कंट्री का नाम बताओ, मैं उनकी क्राइम की लिस्ट बता दूंगा आपको। तो कोई भी कंट्री दूध की धुली हुई नहीं है, हम भी नहीं हैं दूध के धुले हुए भाई। आज़ादी के ही टाइम पे 1 मिलियन लोग यहीं के ही मर गए सिर्फ पॉपुलेशन ट्रांसफ़र करने में। हम हज़ारों साल से इस लैंड के ऊपर, जिसको इंडिया या बड़ा भारत, जिसको भी ग्रेटर इंडिया कहा जाता है, हम यहाँ के लोग हमेशा से ही आपस में लड़ते ही रहे हैं, जो आज के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की शक्ल में लड़ रहे हैं। सिर्फ फॉर्म्स और झंडे चेंज हो जाते हैं। बट आपने सुना होगा कि जब इवन राजपूत राजा भी जो थे, वो भी आपस में लड़ते थे। वो इस तरीके से नहीं लड़ते थे कि मतलब मैंने को ख़त्म कर देना, ये वो लड़ते थे अपनी उनके कुछ रूल थे। मोर उनके लिए युद्ध जो था वो मोर लाइक एक टूर्नामेंट था। जैसे कि महाभारत में आपने सुना होगा कि ये नियम है युद्ध का, ये नियम है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो उस तरीके के, उस रूल बेस्ड आप कह सकते हो कि हमने टर्की के लोगों की तरह बिल्कुल चालाकियों वाली लड़ाई नहीं लड़ी। क्योंकि अगर आप स्टेप्स के जो नोमैड्स हैं, इनकी लड़ाई करने का तरीका देखो तो ये तो बहुत क्रूअल है। छोड़ना तो दूर, ये तो बड़ी इस तरीके से कत्ल करते थे, कत्लेआम मचाते थे कि ये जनता को भी ख़त्म कर देते थे ताकि खौफ पैदा हो। वो एक एक अलग ही माइंड है, एक अलग ही थॉट प्रोसेस है। बट हम भी लड़ते रहे हैं यार, हम भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। हम देखो, कोई भी फ्रंट अगर पूरी तरीके से यूनाइटेड हो और अवेयर हो तो उसको आप हरा नहीं सकते। अंदर से ही फ्रैक्चर करना पड़ता है, और यहाँ अंदर से फ्रैक्चर करना बहुत ईजी रहा है। 2000 साल की हिस्ट्री पढ़ के आप कहीं पे भी देख लो, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। एनीवे अनस्टेबिलिटी के पीछे, अच्छा ये लास्ट बात है, आज भी हर देश की अनस्टेबिलिटी के पीछे मेजर हाथ पश्चिमी देशों का है, सबसे बड़ा अमेरिका नहीं। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली गलत है कि हर स्टेट की अनस्टेबिलिटी के पीछे वेस्ट का हाथ है या अमेरिका का हाथ है। बहुत सारी कितने एग्जांपल आपको चाहिए मैं दे देता हूँ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लोगों के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। नॉर्थ कोरिया के लोग बंधुआ मजदूर की ज़िंदगी जी रहे हैं जनरेशन्स से, अपनी कंट्री से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ जो मन में है वो बातें नहीं कर सकते, पूरा खानदान ही ख़त्म हो जाएगा। साउथ कोरिया के लोग फर्स्ट वर्ल्ड क्वालिटी की लाइफ जीते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी जा सकते हैं वीज़ा के। अच्छा लाइफस्टाइल है, पॉपुलेशन डिक्लाइन वगैरह वो उनकी अलग प्रॉब्लम है। सैमसंग, ये इनकी जो कार की कंपनी से किया, ये वो पूरी दुनिया में इनकी टेक्नोलॉजी का डंका बजता है। हर किसी को ताइवान के बारे में पता है कि चिप्स विप्स बनाते हैं। ताइवान के जितना ही, या ताइवान के जस्ट बाद कोरिया भी एक बहुत बड़ा चिप मेकर है दुनिया में, और बहुत हाई ग्रेड के चिप्स बनाता है। तो बस मतलब साउथ कोरिया के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना एडवांस्ड है। तो ये पोलर अपार्ट जो इंसान की लाइफ की क्वालिटी है नॉर्थ और साउथ कोरिया में, इसका सिर्फ एक रीज़न है। साउथ कोरिया अलाइंड है यूएस के साथ, और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी है यूएसए से। अब यूएसए नहीं कर रहा साउथ कोरिया का बुरा, नॉर्थ कोरिया का बुरा,
यूएसए सिर्फ साउथ कोरिया का भला कर रहा है, या किया था उसने एक ज़माने में। लोन दिया था रिबिल्ड करने के लिए कंट्री को, आई थिंक $10 बिलियन का, शुरू में 1950s की बात है, कोरियन वॉर के बाद। तो एक कंट्री को बैक वाटर राइस पैडी से उठा के उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेम विद सिंगापुर, सेम विद जापान, सेम विद होल यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने एक प्लान लॉन्च किया था जिसे मार्शल प्लान कहते हैं, एक प्रोग्राम जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे वॉर टॉर्न यूरोप को रीबिल्ड किया है, अपने एंड से सप्लाईज दे के, अपने एंड से पैसा और सब कुछ लगा के, और उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। तो ऐसा नहीं है कि मेजर हाँ यूएसए की भी गलती है। अगेन मैंने कहा कोई भी कंट्री दूध से धुली नहीं है। इराक वॉर टोटली आउट ऑफ लाइन थी, बेगुनाह लोगों की जान गई है बस वहाँ, और कुछ नहीं। क्योंकि एक डिक्टेटर गया तो उससे बदतर से बदतर लोग आ गए। आज फिर भी सिचुएशन बेटर हो रही है, बट बहुत बुरा टाइम देखा इराक ने पिछले 20 साल में। तो है अनस्टेबिलिटी के पीछे। आप ये अब आप मिडल ईस्ट देख लो, मिडल ईस्ट में इसराइल की लड़ाई हो रही है अभी। आपको क्या लगता है अगर अमेरिका हट जाए और इसराइल के हाथों से सारे हथियार चले जाएं, गायब हो जाएंगे एक दिन में भाई वो लोग वहाँ से, इतना ज़्यादा वहाँ वायलेंस होगा। तो अमेरिका ने एक्चुअली, आपको शायद ये बात बिल्कुल ही बिविल्डरिंग लगे, लेकिन अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप है मोस्टली, उसने एक्चुअल में, और मोस्टली अमेरिका ने मॉडर्न वर्ल्ड जिस शक्ल में है, इस पूरे डिज़ाइन के डिज़ाइनर वो लोग हैं। हम सिर्फ उनका डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कार हो, फ़ोन हो, घर हो, घर मतलब जिस तरीके के मटेरियल से बनता है, ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, कपड़े, जिस फ़ोन पे आपने ये लिखा होगा, जिस फ़ोन पे आप, या जिस टीवी पे आप, इसमें से 100% चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। तो हम सिर्फ एटलीस्ट अब तक उनके दिए हुए सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं, जिन जो कर रहे हैं, आई मीन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, और उनके दिए हुए सिस्टम के अंडर रह रहे हैं, उनके दिए हुए सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या आप रहना चाहोगे 18th सेंचुरी में जाके, या फिर क्या आप रहना चाहोगे 10th सेंचुरी में जाके, जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद 40 साल भी नहीं थी। पता नहीं 40-50 साल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 1947 में के वक्त रही है। मॉडर्न डे पूरा मेडिसिन का सिस्टम उनका दिया हुआ है। मुझे पता है बहुत लोग उसके बहुत खिलाफ हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट गिनवाते रहते हैं, बट हर कोई हॉस्पिटल ही जाता है भाई जब बीमार होता है। तो इस तरीके का नहीं है ये, जो ये आप बातें आपने लिखी हैं, ये जब हम एक सर्टेन आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं ना, तब ही हम इन बातों को मतलब मान पाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे, अच्छा ये हुआ तो ये कैसे हो गया, हम पे हो गया, हमको लूट लिया, हम क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने, हम ज़्यादा भी थे उनसे, हम बड़े भी थे उनसे, हम उस वक्त तक एटलीस्ट अमीर भी थे उनसे। यार आप लूट लो जाके किसी नई दिल्ली में कोई 2000-3000 गज की जो कोठियाँ होती हैं, या किसी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो रहते हैं घरों में, जाके ज़रा लूट के देखो उनको, वो कुछ करेंगे ना जब आप लूटने जाओगे उनको डिफेंस में। और अगर आप जाते हो और आप कहते हो मैं आया हूँ तुझे लूटने, तो और वो कहे कि एक काम कर, मुझे मत लूट, मेरे भाई का रूम है उसमें सोना पड़ा है, वो लूट ले, और फिर आप लूट के निकल आओ, और फिर वो बाद में रोने लगे, अरे उसने हमें लूट लिया। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे कोई किसी को नहीं लूटता जब तक कि अंदर से ही लुटवाने के लिए बंदे तैयार ना बैठे हो। विभीषण की कहानी सुनी है आपने? तो एनीवे यार यही था। मुझे पता है कि एक छोटे से कमेंट पे मैंने बहुत लंबा भाषण दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ यार एक सर्टेन माइंडसेट सिखा दिया जाता है बस कि भाई हम तो विक्टिम हैं, हमारी तो लेके चले गए सारे के सारे। नहीं भाई,
ये बाहर निकलो इस चीज़ से। जब तक हम इस सोच से सोचते रहेंगे ना, तब तक वो जो कॉलोनियल सोच है ना हमारे अंदर, वो नहीं जाएगी। जो ये सरकार भी कहती रहती है, मोदी जी भी कहते हैं और बाकी भी राइट विंग के लोग कहते हैं कि कब हम इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आएंगे, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आएंगे। बट इसी साइड की ये जो सोच है, और इनफैक्ट मैं अपने आप को इसी साइड में कंसीडर करता हूँ, मैं अपने आप को एक नेशनलिस्ट की साइड में ही कंसीडर करता हूँ। मेरे लिए कंट्री भाई इंपॉर्टेंट है। मुझे कांग्रेस नहीं पसंद जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उस हिसाब की पॉलिसीज़। मैं भाई फ्री स्पीच, फ्री मार्केट, प्रो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे विश्वास रखने वाला इंसान हूँ। तो और मेरे जो वैल्यूज़ हैं उनके क्लोज़र बीजेपी यही गवर्नमेंट है। बट ये जो सोशल चेंजेस लाना चाहते हैं कंट्री में, जैसे कि भाई बाहर आओ मेंटली इस कॉलोनियल माइंडसेट से, ये आप तभी बाहर आ पाओगे जब ये जो ग्रज है अंदर फालतू का, ये निकालोगे। आप ग्रज भी बिल्ड कर रहे हो, आप बता भी रहे हो कि भाई उन्होंने हमारे साथ ये किया, वो किया, वो किया। जब तक आप ये विक्टिम मेंटालिटी, जो पिट गए थे, वो वाली मेंटालिटी दिमाग में रखोगे, तब तक कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आपको सोचना पड़ेगा भाई वो भी एक देश है, हम भी एक देश है। वो अपने फ़ायदे का काम कर रहे हैं, हम अपने फ़ायदे का काम करेंगे। पास्ट में जो हुआ वो हुआ। बहुत सारे लोगों के ब्रिटिशर्स पे कब्जे नहीं हुए, ब्रिटिशर्स को वाइकिंग्स आके लूट के चले जाते थे, जब मर्जी उन पे रेड कर देते थे। वाइकिंग्स क्या है, ऑटोमन एम्पायर के रेडर्स, उनके ऑटोमन एम्पायर की गवर्नमेंट के नहीं थे वो, बट पायरेट्स थे जिनको ऑटोमन एम्पायर शरण दे देता था जब वो भाग के वापस आते थे। ये लोग आइसलैंड तक रेड करते थे। आपको पता है आइसलैंड नॉर्थ सी के अंदर है। ये लोग वहाँ पे जाके भी रेड करके औरतें, बच्चों को ले आके गुलाम बना लेते थे। बारबरी पायरेट्स और ये ऑटोमन एम्पायर के शहर पे जो पायरेट्स थे, ये मेडिटेरेनियन के आसपास, नॉर्थ अफ्रीका के आसपास घूमते थे। तो हर किसी का जब मौका लगा है हिस्ट्री में, तो उसने पेला है सामने वाले को, और हर कोई पिला है। तो जब हमारा मौका लग गया हम भी पिल गए भाई। क्या हो सकता, क्या नहीं थे, झंडू लोग थे हमारे जो लीडर उस टाइम के थे। पर भाई ना वो लोग जिंदा हैं आज के टाइम पे जिन्होंने ये कांड किए थे, उनके एंड पे ना हमारे एंड पे। ये दुनिया चेंज हो चुकी है, लोग चेंज हो चुके हैं। तो करंट में हर इंसान को इंसान की तरह देखो, हर कंट्री को एक कंट्री की तरह देखो। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए ही काम कर रहा है। कोई संत नहीं बैठा हुआ है यहाँ, और कोई पूरी तरीके से डेविल भी नहीं है। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो दुनिया है वो अपने बेस्ट सिचुएशन, कहना चाहिए कंडीशन, अपने बेस्ट कंडीशन में है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी का। आपको 3-4 टाइम का खाना अवेलेबल है। आपको पता है हिस्ट्री में ये कभी भी कॉमन नहीं था हम लोगों के लिए। दो लोग हमेशा मेल न्यूट्रिशन होती थी मेजॉरिटी जनता पूरी दुनिया में। आज क्लीन वाटर, क्लीन फूड, अबंडेंट फूड अवेलेबल है। ये भाई सब मोस्टली थैंक्स टू अमेरिका ही है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो ना पूरी दुनिया में, जिस पे हम सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी बुरी चीज़ें अमेरिका ने की हैं, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब भी गिरा दिया, लेकिन ये पूरी लाइफ जो है, मॉडर्न लाइफ, ये भी उनकी ही दी हुई है। तो चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखो। थैंक यू।